चलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करते हैं नई थ्योरी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी। अभी तक नीट जेईई मेंस में या उसके और हायर एग्जाम्स में आप देखेंगे तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसके पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, याद है आपको? ये वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है, लेट इन द सेंस कि इधर लॉकडाउन हो गया था। ठीक है, तो उस पर चर्चा हम लोग कभी अलग से करेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करने वाले हैं। बस एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, और आगे बढ़ने की चाह हो, बस इतना काम करना है। तो इसके लिए अलग से वीडियो हम लोग बना के लाएंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग अपना लेक्चर ले चलते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया था क्या? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने 4 लेक्चर्स तो थ्योरी पर बनाए हैं, ठीक है, और 2 लेक्चर्स हम लोग क्वेश्चन पे बनाए हैं। जेईई मेंस, नीट के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन सब उसमें बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़िए तो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़िए। जब आप एग्जाम में जाने लगिए तब, एग्जाम में जाने के लिए, एग्जाम में जाने से पहले आप पूरा डिटेल स्टडी करके जाइए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कम से कम एक क्वेश्चन तो वहां से बनना मस्ट है। ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर तो आप जैसे बेसिक आपको सिखाया जाता है वहां से पढ़ना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इसमें भी कई लेक्चर्स हम लोग बनाएंगे। ठीक है, हो सकता है बीबीटी से ज्यादा लेक्चर्स इसमें बने, लेकिन हम लोग धीरे धीरे बना ले जाएंगे। तो आज हम लोगों की थ्योरी क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम लोग थर्ड थ्योरी बोलेंगे। सबसे पहली थ्योरी क्या पढ़ा था? वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। फिर हम लोगों ने बीबीटी पढ़ा, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हम लोगों ने निकाला। ठीक है, और फिर अब पढ़ने वाले हैं सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आओ आज डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हेडिंग डालिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जितनी बार आप इसके इंपॉर्टेंस को सोचेंगे उससे ज्यादा हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं इसको CFT, जानते ही हो आप, CFT बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। ठीक है, तो चलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है क्या? ये थ्योरी आई कहां से, इसको हम लोगों ने लाया कहां से? तो वेरी सिंपल, इट इज बेस्ड ऑन concept of solid state physics. Solid state physics, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सब इससे मतलब आपका नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को तो केमिस्ट्री पढ़नी है। तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी पर बेस्ड है। ठीक है, इसी को हम लोगों को डिस्कस करना है। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं, ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है जरा देखिए। ये थ्योरी क्या कहती है, पहले हम आपको समझा दें। ये थ्योरी क्या कहती है कि मेटल और जो लिगैंड है, ठीक है, मेटल और लिगैंड के बीच कोई कोवेलेंट बॉन्ड टाइप का कुछ नहीं होता है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। ऐसा कौन बोल रहा है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोल रहा है ऐसा। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोल रहा है कि जैसा कि बीबीटी ने बताया कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है, लिगैंड्स आकर के उसमें अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देते हैं। तो ये सब कोई भी बात क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं मानता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि जो मेटल आयन है
और जो लिगेंड है उनके बीच प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, आपको पता है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है भाई। फिजिक्स में हम लोग पढ़े रहते हैं, कूलॉम्स लॉ पढ़े रहते हैं, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लाते हैं और नोट करते हैं क्या। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेंट्रल मेटल आयन एंड ligands are treated as point charges। कभी कभी सिर्फ लिगेंड के लिए भी बोला गया है, बट दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं एज पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इसमें जो मेटल आयन का बिहेव होगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, जबकि लिगेंड का जो बिहेवियर होगा वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज का बिहेवियर होगा। नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये मेटल आयन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करते हैं और लिगेंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करते हैं। अब जब एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया, जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और चूंकि ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से आया है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच कोई इंटरेक्शन डेवलप होता है उसको हम लोग अट्रैक्शन कहते हैं, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप कहते हो क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी तीसरा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी interaction between central metal ion and ligand is purely electrostatic, अट्रैक्शन जिसको कह सकते हो, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये अकॉर्डिंग टू दिस इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप कहोगे कि सर लिगेंड पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। तो ये थ्योरी पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के लिए उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ये एनायनिक लिगेंड्स के लिए और क्या न्यूट्रल लिगेंड्स को बहुत प्रॉपर तरीके से डिफाइन करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कॉमा कर दीजिए, इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब अगर आपसे कह दिया जाए फॉर एनायनिक लिगेंड, तो अब बताइए जरा, जो एनायनिक लिगेंड होगा नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम उसको नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। तो एनायनिक लिगेंड is treated as
नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। कैसे? ये सेंट्रल मेटल आइटम है, आयन है, एक हमने पॉजिटिव दिखा दिया, और ये लिगेंड है, लिगेंड एनायनिक है। लिगेंड कैसा है? एनायनिक है। ठीक, तो ये देखो, ये दोनों में इंटरेक्शन होगा और ये पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट होगा, ये नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट होगा। तो दोनों में जो इंटरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको आप कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। और आप देखे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोला गया, उसके पहले बोला गया था प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का कोई चांस नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का कोई चांस नहीं है। अब यहीं पर अगर हम पॉइंट थोड़ा सा और आपको छेड़ें तो पॉइंट यहीं पर डिस्कार्ड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था फजान रूल, और फजान रूल में सिखाया गया था कि जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आते हैं तो उसमें कुछ ओवरलैपिंग के भी चांसेस शुरू हो जाते हैं। इसी पॉइंट को लेकर के ये थ्योरी में शॉर्टकमिंग्स आ गई, ड्रॉबैक आ गया, और फिर एलएफटी स्टार्ट हुआ, लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो हम नहीं जाने वाले हैं, हम यही की बात करते हैं अभी। तो अगर एनायनिक लिगेंड आएगा तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जो एनायनिक है उन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, जो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ठीक है, मेटल आयन पॉजिटिव था, लिगेंड नेगेटिव था, एनायनिक लिगेंड है ना ये, एनायनिक लिगेंड, तो ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा। लेकिन सर आप न्यूट्रल लिगेंड के बारे में क्या कहेंगे? तो दूसरा पॉइंट, न्यूट्रल लिगेंड के बारे में हम लोग देखते हैं, ये थ्योरी क्या सोची? न्यूट्रल लिगेंड, बी फॉर न्यूट्रल लिगेंड, फॉर न्यूट्रल लिगेंड। जब हम न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं तो आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड में देखा जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा, कोई भी लिगेंड होगा जो न्यूट्रल होगा, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, तो उसमें जो एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो उनके बॉन्ड में पोलैरिटी होती है। तो वेरी सिंपल, जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनको हम डायपोल की तरह ट्रीट करते हैं, और उनका जो नेगेटिव एंड होता है, या कहिए नेगेटिव पोल जो होता है, वो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। वो क्या? न्यूट्रल लिगेंड्स, नोट करते चलिए, न्यूट्रल लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज, न्यूट्रल लिगेंड्स are treated as dipole whose negative end is directed towards central metal ion, सेंट्रल मेटल आयन। ये पॉइंट है। चलो अब भाई आपको पता है अगर वो लिगेंड है और वो लिगेंड न्यूट्रल है तो हम उसमें डायपोल का कॉन्सेप्ट डेवलप करा रहे हैं। अब डायपोल का कॉन्सेप्ट डेवलप कराएंगे तो उसमें क्या होगा, सपोज कर लेते हैं ये सेंट्रल मेटल आयन है आपका, ठीक है, और ये कोई न्यूट्रल लिगेंड है, तो उस न्यूट्रल लिगेंड में आप जब देखेंगे, उस न्यूट्रल लिगेंड में आप जब देखेंगे तो एक नेगेटिव पोल बनेगा ये, और एक पॉजिटिव पोल बनेगा ये, ठीक है। तो अगर नेगेटिव पोल बना, ये नेगेटिव पोल है, ओवरऑल तो वो नेगेटिव पोल है, और ये पॉजिटिव पोल है, ये क्या है, पॉजिटिव पोल। अगर ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव में इंटरेक्शन होगा,
और यही इंटरेक्शन है जिसको हम नाम दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये देखिए, तो when neutral ligands are given, then these are treated as dipole whose negative end is directed towards center metal ion। और जब नेगेटिव मिल गया तो नेगेटिव और पॉजिटिव में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, ऐसा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने माना या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमको समझाया। ठीक है, अब जैसे आपको ये बात और क्लियर करना है तो आप कर लीजिए। कैसे? मान लीजिए कोई सेंटर मेटल आयन है आपके पास, कोई कॉम्प्लेक्स की बात अगर हम करें तो अभी हम कॉम्प्लेक्स की बात तो नहीं करेंगे, हम सेंटर मेटल आयन और न्यूट्रल लिगैंड को और कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे न्यूट्रल लिगैंड का कोई एक एग्जांपल बताइए, आप पढ़े हैं सारे लिगैंड्स, बताइए। वाटर, अमोनिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के आपको ये हम सिखा सकते हैं। एग्जांपल में हमने कोई भी मेटल आयन ले लिया, मेटल आयन ये है, और आपने वाटर ले लिया, वाटर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा हाइड्रोजन। अब अगर आप देखते हैं तो इनमें पोलैरिटी होती है, ये पॉजिटिव पोल का बिहेव करेगा, ये पॉजिटिव पोल का बिहेव करेगा और ये नेगेटिव पोल का बिहेव करेगा। तो ये नेगेटिव पोल इस सेंटर मेटल आयन की तरफ क्या होगा? डायरेक्टेड होगा। तो यहीं पर ये लिगैंड क्या था? ये ओवरऑल लिगैंड क्या था? न्यूट्रल था। ओवरऑल क्या था? न्यूट्रल लिगैंड। अरे कौन है? वाटर ही तो है, न्यूट्रल लिगैंड था। लेकिन जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इस न्यूट्रल लिगैंड को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया तो उसमें उसने क्या बोला? उसमें उसने ये बोला कि जो नेगेटिव एंड होगा, नेगेटिव पोल जो होगा वो सेंटर मेटल एटम की तरफ डायरेक्टेड होगा और दोनों के बीच प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। ठीक है, ये पॉइंट है। एक पॉइंट और है जिसको हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे जिनको भी हम लोग एक साथ समराइज करेंगे। चलो, नेक्स्ट पॉइंट जो था, पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा? पहले पॉइंट में हम लोगों ने ये देखा कि ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आया कहां से? वहीं से राइज हुआ, वहीं से लोगों ने स्टडी किया और वहीं से लाया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कहता है कि जो लिगैंड्स होते हैं और जो सेंटर मेटल आयन है उनको हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। सेंटर मेटल आयन एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा, जबकि लिगैंड्स जो होंगे वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज होंगे। और जब ये चार्ज हो गए तो इनके बीच जब एक दूसरे के पास आएंगे, अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ, तो इनमें इंटरेक्शन होगा और उस इंटरेक्शन को सीएफटी कहता है कि प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। कहीं पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसमें इसने क्या कहा? अगर एनायनिक लिगैंड है तो वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। लेकिन अगर न्यूट्रल लिगैंड आएगा तो न्यूट्रल लिगैंड का नेगेटिव एंड जो होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉइंट पार्ट होगा, वो सेंटर मेटल एटम की तरफ डायरेक्टेड होगा और दोनों के बीच प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है, इतनी बातें हो गई। तो फोर्थ पॉइंट में आप देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे वो क्या है? वो ये कहता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम के जो लिगैंड्स होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो उन सब की एनर्जी इक्वल होती है, उन सब की एनर्जी इक्वल होती है और उनको हम लोग नाम देते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो आपके यहां कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो अभी हम स्पेशली डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट पॉइंट में इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल, बहुत सिंपल, कई बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, सिंपल सी डेफिनेशन, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी में आपको पता है 5 होते हैं ना, क्या होगा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड,
डी जेड एक्स, और दो और होते हैं, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होगा डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल्स हैं। और आप चाहें तो इसको बॉक्स में दिखा सकते हैं, आपको पता है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1 2 3 4 5। अब यहां पर कोई फिक्स अरेंजमेंट अभी नहीं है, तो जब हमारा लिगेंड नहीं होता है, अभी आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड हम बात करें, ये पांचों ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनकी सब की एनर्जी इक्वल होती है और उसको हम उस समय नाम देते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स को जरा हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप? दो ऑर्बिटल्स विच हैव इक्वल एनर्जी। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, सब की एनर्जी इक्वल होती है, उनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, सबकी एनर्जी इक्वल होगी, उनको भी हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो जिनकी एनर्जी इक्वल होगी उनको हमेशा डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। हम डी की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही से हमको मेन रिजल्ट मिलता है। सेंट्रल मेटल आयन ट्रांजिशन मेटल होंगे और उनमें डी ऑर्बिटल के कारण ही वेरिएशन आता है, इसलिए डी ऑर्बिटल के ही डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो जो ये ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स जिनको आप कह रहे हो, ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, इसको हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा, हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किए हों, तो इसको हम लोग पढ़े रहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें एक तो होते हैं बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स प्रेजेंट या लाइन ऑर्बिटल्स प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। ऐसा देखा गया कि ऐसे ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, अब वो 3 हैं। कौन कौन? पहला है डी एक्स वाई, और बहुत आसान, आप देख लीजिए, बहुत आसान। आपको पता है डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं ना, 4 लोब्स होंगे, और 4 लोब्स को अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में रख दें, ये एक लोब ये गया, आपको बता चुके हैं, दूसरा लोब ये गया, तीसरा लोब ये गया, चौथा लोब ये गया। अगर ये लोब देखिए आप, इस लोब को आप समझिए जरा, स्टडी कीजिए, इस लोब को आप पहचानिए जरा। क्या ये वाला लोब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, ये वाला लोब भी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, ये भी और ये भी, इसको हम लोग नाम दे देते हैं डी एक्स वाई। सिमिलरली ये जेड ले लीजिए, ये एक्स ले लीजिए, सब 90 डिग्री पर होते हैं। 3 एक्सिस जो होती है, ये देखो, लोब्स को आप कहां रख रहे हैं? लोब्स को आप बिटवीन द एक्सिस रख रहे हैं, इसको हम बोल देंगे जेड डी जेड एक्स। इसी तरह से और आप ले सकते हैं, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, वाई जेड कह सकते हो, वाई एक्स कह सकते हो। अब जो लोब्स है वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ये लोब्स है, ये डी, ये देखो डी एक्स वाई डी जेड एक्स, डी एक्स वाई हो चुका है, डी वाई जेड, इसको आप कह दीजिए डी वाई जेड। ठीक है, तो ये 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन? डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, ये याद रखिएगा, बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, जब इनका ओरिएंटेशन देखा गया तो ये हमेशा बिटवीन द एक्सिस होते हैं। आगे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इसको समझना जरूरी है कि ये तीनों ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होंगे, बिटवीन द एक्सिस होंगे। ठीक है, और दूसरा जो ऑर्बिटल होता है, हम इसको मिटा रहे हैं, आप बना लीजिए। और दूसरे ऑर्बिटल्स जो है, जरा देखिए, दूसरा जो है ऑर्बिटल्स प्रेजेंट
along the axis, present at along the axis, present at along the axis, orbitals present at along the axis। तो D में 5 होते हैं जिसमें से 3 बिटवीन द एक्सिस हैं और 2 along the axis होंगे। तो उनको कैसे बनाते हैं जरा देखिए। along the axis या on the axis आप कह दीजिए। along the axis एक्सिस पर पाए जाते हैं। तो एक था dx² माइनस y², तो उसको जरा देखो, ये हमारा एक्सिस हो गया, ये हमारी एक्सिस है। अब इस एक्सिस पर वो लोब पाए जाएंगे। एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब, ये तीसरा और ये चौथा। सभी लोब सेम बनाइएगा। ये एक्सिस हो गई। ये देखिए, इसको हम y एक्सिस कह रहे हैं और इसको हम x एक्सिस कह रहे हैं। ये ऑलरेडी ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए जरा, ये जो लोब्स हैं ये एक्सिस के लॉन्ग है। ये अगर एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस थी तो इसी पे लोब लाई कर रहा है। ये एक्सिस है तो इसी पर लोब लाई कर रहा है। और इस ऑर्बिटल को हम लोगों ने बोला था dx² माइनस y²। और दूसरा क्या है, वो dz² जिसको आप कहते हो, ये देखिए, ये z एक्सिस है। ठीक है, अब 2 लोब तो हमने बना दिया और दूसरे 2 लोब और बनाने हैं। तो दूसरे 2 लोब बनाने का ये तरीका सिखाया गया। याद रखिएगा, ये स्फेरिकली पूरा। चलो, ये हम लोगों ने बेसिक पॉइंट्स पढ़ लिया इसका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेसिक पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। हेडिंग डालो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यस, हेडिंग डालो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर octahedral complex। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर octahedral complex। चलिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। और अगर बेसिक पॉइंट हम लोग पढ़ रखे हैं तो उन्हीं पॉइंट्स को अप्लाई करके यहां पर और भी कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर आपको समझना है तो जरा देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जल्दी से बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो लिगेंड भी क्या होंगे? 6 होंगे। कौन से? मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होंगे? 6 मोनोडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, वही रिजल्ट बाइडेंटेड के साथ भी आता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर बनाना है हमको तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, लिगेंड 6 होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा सॉलिड स्टेट चाहिए, हम लोग पढ़े थे फिर केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट बहुत खतरनाक तरीके से, अगर आपको याद हो तो वहां पर हम लोगों ने वाइड पढ़ रखा था। ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनता है? 6 एटम के सराउंडिंग से, 6 एटम के सराउंडिंग से ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है। और ऑक्टाहेड्रल वाइड 2 जगहों पर बनता है। कहां पर? एक एज पर बनता है और एक बॉडी सेंटर पर बनता है। याद आ रहा है आपको? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसको हम एक यूनिट सेल में कंसीडर कर देते हैं और उसको मानते हैं कि वो ऑक्टाहेड्रल वाइड पर प्रेजेंट है। अगर वो ऑक्टाहेड्रल वाइड पर प्रेजेंट है, अगर वो ऑक्टाहेड्रल वाइड पर प्रेजेंट है तो उसको 6 लिगेंड चारों तरफ से सराउंड करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था? 6 होता था। याद है आपको? ठीक है, चलो
तो हम इस बात को कंसीडर करके समझाते हैं आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का रोल या एप्लीकेशन। चलिए, तो क्या मेटल आयन इज considered as metal ion is considered as octahedral wire, considered as octahedral wire। कैसे? मेटल आयन, हम इसको ऐसे बोल देते हैं, मेटल आयन इज प्लेस्ड एट, ऐसे बोलिए, मेटल आयन इज प्लेस्ड at octahedral wire of body center, octahedral wire of body center। कैसे? तो देखिए, ये हमारा यूनिट सेल है, ये हमारा यूनिट सेल। अब यहां पर हमने मेटल आयन को रखा है, चेक कर लीजिए आप, यहां पर मेटल आयन है हमारा, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। फिर से एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, और ये क्या होगा? जेड एक्सिस होगा। समझ में आ रहा है? ये एक्स एक्सिस, सॉरी, ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या होगा? जेड एक्सिस आएगा। चलिए, अब बताइए, अगर ये ऑक्टाहेड्रल वायर बॉडी सेंटर पर है तो इसको 6 लिगेंड सराउंड करेंगे, और वो 6 लिगेंड कहां से आएंगे? जरा देखिए, फेस के सेंटर से आएंगे ये लिगेंड, आप सोचिए, ठीक है। लिगेंड, ये एक लिगेंड आया, ये लिगेंड, ये लिगेंड, और ये लिगेंड, ये लिगेंड, और जरा देखिए, ये 4 फेसेस दिख रहे हैं। एक लिगेंड इस फेस से आएगा, ये वाला फेस, याद रखिएगा, याद है सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़े थे, या इधर से दिखा दें या इधर से दिखा दें, हम इधर से दिखा रहे हैं, ये आएगा लिगेंड। ये याद रखिएगा, ये कॉर्नर पर समझिएगा, इस फेस को लेकर के हम आ रहे हैं। और नेक्स्ट जो होगा वो ये होगा लिगेंड, ये चेक कर लीजिए आप जरा। 6 लिगेंड 6 फेसेस से आएंगे। वैसे भी आप देखिए, हमारे पास जो फेसेस होते हैं यूनिट सेल में, वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक लिगेंड, 2, 3, 4, और ये चारों देखिए जरा, समझिए, ऐसे अप्रोच करेंगे, ऐसे लिगेंड आएंगे। अब अगर हम इन लिगेंड के ओरिएंटेशन को ऑर्बिटल के फॉर्म में समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? जरा बताइए। ये वाली एक्सिस क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी। ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस होगी, और ये वाली एक्सिस क्या होगी? जेड एक्सिस होगी। बोलो, ये वाली एक्सिस क्या होगी? जेड एक्सिस होगी। तो हम आपको क्या बता रहे हैं? मेटल आयन इज प्लेस्ड एट ऑक्टाहेड्रल वायर ऑफ बॉडी सेंटर, एंड इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड 6 ligands are approaches from 6 ligands are approaches from face center direction। इसको हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। फेस सेंटर डायरेक्शन से 6 लिगेंड क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। अब हम इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जल्दी से देखिए, बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं और पूरा डिटेल में हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। चलो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हम आपको दिखाएं। ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आप क्यूब को डिस्कस करो पहले। ये देखिए, ये आपके क्यूब है, ये आपका सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक, अब आपने कहा था कि सेंट्रल मेटल आयन, आप देखेंगे जब लिगेंड इधर से आ रहा है तो इसको आपने एक्स एक्सिस कहा था, और एक्स एक्सिस पर जो ऑर्बिटल होगा वो ये होगा। सिमिलरली वाई एक्सिस का ऑर्बिटल ये होगा, ये हम मान रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये हम मान रहे हैं वाई एक्सिस। ये देखिए, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, वाई एक्सिस, और ये क्या होगा, ये जेड एक्सिस होगा। ये जेड एक्सिस हम आपको दिखा नहीं रहे। अब हमारा लिगेंड कहां से आ रहा है, हमारा लिगेंड इधर से आ रहा है। देखिए, ये हमारा ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल। जेड एक्सिस वाला ऑर्बिटल ये होगा, जेड एक्सिस। जो ऑर्बिटल हमारा ये जेड एक्सिस है, जेड, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस होगा। ठीक, चलिए अब इधर से हमारा लिगेंड आएगा, हमारा लिगेंड ये आ रहा है, ये इधर से लिगेंड अप्रोच करेगा, इधर से लिगेंड अप्रोच करेगा, ये इधर से भी लिगेंड अप्रोच कर रहा है, ये एक्सिस है, इधर से लिगेंड अप्रोच करेगा, ये एक्सिस है। ठीक है, तो आप देखिए जरा, जो लिगेंड आ रहा है, या इधर से लिगेंड आएगा, इधर से लिगेंड आएगा, तो जेड एक्सिस पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस। चलो, तो हम समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जब लिगेंड आना शुरू करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है, तो आप सेंट्रल मेटल एटम के इन लिगेंड्स को जो फेस के सेंटर पे आ रहे हैं वो लिगेंड की तरफ ओरिएंटेड है। ठीक है, इन्हीं लिगेंड्स को आपने क्या बोला था, इन्हीं लिगेंड्स को आपने बोला था, इन्हीं ऑर्बिटल्स को आपने बोला था along the axis, along the axis, या एक्सियल ऑर्बिटल कह सकते हो, एक्सियल ऑर्बिटल्स कह सकते हो। क्लियर? ये देखिए, ये एक्सियल ऑर्बिटल हो गए, और ये वाला अगर एक्सियल ऑर्बिटल की हम बात करें तो ये क्या होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला ऑर्बिटल जो हम आपको दिखा नहीं रहे हैं वो क्या होगा, जेड एक्सिस पे जाएगा, तो वो जेड स्क्वायर पे जाएगा, जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है। आप समझ लीजिए, इसमें हमारा जो लिगेंड जिधर से आ रहा है, जिस डायरेक्शन से आ रहा है, वो एलॉन्ग द एक्सिस हो जा रहा है, और एलॉन्ग द एक्सिस पर पड़ने वाले दो ऑर्बिटल थे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, ये दो ऑर्बिटल एलॉन्ग द एक्सिस है। ऑक्टाहेड्रल वाइड जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो जो लिगेंड्स होते हैं वो एलॉन्ग द एक्सिस आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो एलॉन्ग द एक्सिस पर ऑर्बिटल्स होंगे वहां का रिजल्ट कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो इसको और डिस्कस कर देते हैं। ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए आप। इतनी बात तो हमको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब जब दो ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एलॉन्ग द एक्सिस पड़ रहा है, dz स्क्वायर एलॉन्ग द एक्सिस पड़ रहा है, तो जो बिटवीन द एक्सिस होंगे वो एलॉन्ग द एक्सिस से कितना डिग्री पर होंगे, 45 डिग्री पर। ठीक है भाई, ये फेस हो गया, ये फेस के सेंटर पर है आप, और आप 45 डिग्री घूम जाइए तो आप बिटवीन द एक्सिस आ जाएंगे, कॉर्नर पे नहीं आएंगे, बिटवीन द एक्सिस आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स होते हैं वो एलॉन्ग द एक्सिस आते हैं, और एलॉन्ग द एक्सिस पड़ने वाले दो ऑर्बिटल्स हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, चलो
इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं, व्हेन ligands are approaches towards central metal ion, then two types of interactions are created. Two types of interactions are take place. दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है। तो हम इंटरेक्शन क्या होंगे, एक को हम बताते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन, और दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जरा देखिए प्राइमरी इंटरेक्शन क्या है। प्राइमरी इंटरेक्शन में ये कहा जाता है कि जो लिगेंड है वो इनफाइनाइट से चल पड़ा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, दूर से आ रहा है, ठीक है। और जब दूर से आ रहा है तो उसके कारण जो फील्ड डेवलप होगी, आपको पता है फिजिक्स में आप जानते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, सबकी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सबकी अपने अपने चार्ज के कारण एक फील्ड डेवलप करवाया जाता है, ठीक है। तो क्या, जब लिगेंड बहुत दूर से आता है, इनफाइनाइट से आता है, तो हमेशा उसको लगता है कि मैं तो लिगेंड हूं, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है या मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सेंट्रल मेटल एटम हमको दिख रहा है, चलो हम सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना लें या इंटरेक्शन कर लें। तो जब लिगेंड बहुत दूर होता है तो उस इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? प्राइमरी इंटरेक्शन, ठीक है। लिगेंड्स अप्रोचेस फ्रॉम इनफाइनाइट, ठीक है। और जब इनफाइनाइट से आ रहा है तो उसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगी, हम इसे मेंशन कर रहे हैं, उसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उस फील्ड को हम कहते हैं फार फील्ड। क्या? लिगेंड ड्यू टू विच a field is created known as far field। आपने थ्योरी कौन सी पढ़ी? आप कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो देखिए फील्ड टर्म आना शुरू हो गया। जब लिगेंड बहुत दूर से आता है तो देखा जाता है फार फील्ड प्रोड्यूस होती है, और नोन एज फार फील्ड विच इज, इसे हम लिख रहे हैं विच इज, आप सही से लिखेगा, विच इज सिमेट्रिकल, मतलब, और लिगेंड दूर से चला, उसको अभी कुछ पता नहीं है, बस उसको ये पता है कि भाई हम जहां जा रहे हैं वो सेंट्रल मेटल आयन है, और उस सेंट्रल मेटल आयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वो क्या सोच के चला कि हमारे लिगेंड सोच के चला कि मैं मेटल आयन के साथ जाकर के पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, मैं निगेटिव हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वेरी सिंपल, जो ये सिमेट्रिकल या जो फार फील्ड है या जो प्राइमरी इंटरेक्शन है, ये एक तरह से क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, सिंपल सा एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ध्यान समझ में आया? बोलिए। ये आपको यहां पे बहुत सारे टर्म हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्राइमरी इंटरेक्शन है। प्राइमरी इंटरेक्शन क्या है? लिगेंड इनफाइनाइट से चला, इंटरेक्शन एक तरह का अट्रैक्शन आप कह दीजिए, इनफाइनाइट से चला, और जब वो इनफाइनाइट से चला तो उसके कारण एक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिसको हम नाम देते हैं क्या? फार फील्ड देते हैं, ठीक है। और वो फार फील्ड एक तरह से अट्रैक्शन होता है और सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। और अगर आप ना समझ पाए तो इस सिमेट्रिकल को आप स्फेरिकल कह सकते हैं। चलिए हम आगे कहीं लिखवा देंगे।
अब दूसरा आ रहा है हमारे पास सेकेंडरी इंटरेक्शन। अब लिगेंड जब दूर से चलेगा, इनफाइनाइट से चलेगा, तो कभी तो पहुंचेगा सेंट्रल मेटल एटम के पास, और जब वो सेंट्रल मेटल एटम के पास पहुंचा तो उसको अब एहसास हुआ कि अभी तक तो हम सोच रहे थे अट्रैक्शन ही है, लेकिन जब वो जैसे जैसे सेंट्रल मेटल एटम के पास पहुंचा वैसे वैसे आपने देखा था कि जो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स थे, जो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स थे, एलोंग द एक्सिस पर लाई कर रहे थे, और वो एलोंग द एक्सिस पर लाई करने वाले ऑर्बिटल्स लिगेंड की ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेंगे, सेकेंडरी इंटरेक्शन शुरू करेंगे। जो क्या होगा बताओ, लिगेंड के ऑर्बिटल में और मेटल के ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो सेकेंडरी इंटरेक्शन एक तरह से क्या होगा, सेकेंडरी इंटरेक्शन एक तरह से रिपल्सिव होगा, और ये तब होगा जब लिगेंड नियर टू सेंट्रल मेटल एटम होगा। arises when ligand is near to CME, yes, CMI, that is known as near field. और ये जो सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है, अभी हम आगे आपको दिखा रहे हैं, ये सेकेंडरी इंटरेक्शन रिपल्सिव होता है। रिपल्सन, सेकेंडरी इंटरेक्शन क्या होता है, रिपल्सन होता है, और ये अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल, ये क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम ठीक वैसे समझ ले जैसे मान लीजिए हम लोग के सर लोगों ने सिखा रखा है, हम लोगों को बहुत पुराने से हम लोगों को बेसिक तरीके से सिखाया गया था। तो इस कॉन्सेप्ट को बस ऐसे समझा गया कि मान लो 5 लड़कियां खड़ी हैं, हॉस्टल्स की लड़कियां हैं या गर्ल्स हैं, आप किसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम गर्ल्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको किसी दूसरे एंगल से हमको नहीं सोचने की जरूरत है। 5 गर्ल्स हैं, वो सब फ्रेंड हैं, और कोई एक लड़का आता है दूर से, ऐसे लड़कियों को हाथ दिखा के बताता है, मैं तुम लोगों को देख लूंगा, मैं तुम लोगों को देख लूंगा, दूर से बोल रहा है, मैं तुम लोगों को देख लूंगा, ऐसे बोल रहा है, या मैं देख लूंगा, ऐसे बोल रहा है। तो बताइए उस समय क्या होगा, दूर से बोल रहा है। जब दूर से बोल रहा है तो वो 5 लड़कियां समझेगी कि अरे ये तो मुझे बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, मुझे बोल रहा है। ठीक है, ये जो था ये एक प्राइमरी इंटरेक्शन था, लेकिन जब वो लड़का पास में आ जाएगा और कहेगा कि मैं इन दोनों लड़कियों को देख लूंगा, तो उस समय कहा जाता है सेकेंडरी इंटरेक्शन। और इस प्राइमरी और सेकेंडरी इंटरेक्शन में एक क्या हुआ, जब उसने दूर से बोला मैं देख लूंगा, तो सबके ऊपर इफेक्ट पड़ा, दैट इज सिमेट्रिकल, दैट इज स्फेरिकल। लेकिन जब वो पास में आकर के किसी पर्टिकुलर 2 गर्ल्स को बोला, तो दैट इज क्या, 3 को नहीं पता लगा, 3 के ऊपर उसने नहीं बोला कुछ, लेकिन 2 को बोला, दैट इज क्या, अनसिमेट्रिकल। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब दूर वाली जो फार फील्ड है वो सभी ऑर्बिटल्स पे होती है, वो सभी ऑर्बिटल्स पे पड़ती है, लेकिन जब नियर फील्ड है तो वो कुछ ऑर्बिटल्स पे पड़ती है। फार फील्ड अट्रैक्टिव कंसीडर की गई और जो नियर फील्ड थी वो रिपल्सिव कंसीडर की गई, जिसको हम लोग प्राइमरी इंटरेक्शन और सेकेंडरी इंटरेक्शन के नाम से देखते हैं। ठीक है, और जब नियर फील्ड आता है तो आप देखेंगे प्राइमरी इंटरेक्शन होगा, सॉरी नियर फील्ड में आप देखेंगे तो सेकेंडरी इंटरेक्शन होगा। आपको पता है जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतने ज्यादा रिपल्सन होता है। आप इसको एनालाइज कीजिए, आपके इर्द गिर्द ये घूमता है, किसी से आप जितना ज्यादा मोहब्बत करेंगे उसी से उतना ज्यादा आप लड़ने की भी चांसेस रखते हैं। किसी दूसरे से आप नहीं लड़ते उतना, आपसे जो आपके जो क्लोज होता है उसी से आपकी लड़ाई भी ज्यादा होती है, उसी से आप बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। ठीक है, तो वेरी सिंपल। तो ये ऑक्टाहेड्रल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम आपको ऑर्बिटल डायग्राम दिखाएंगे। अभी आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं ऑर्बिटल डायग्राम या स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आपको एक एक पॉइंट समझा के चलेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, आज हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कुछ बेसिक्स पढ़ लिए, ठीक है, और फिर हम लोगों ने नियर फील्ड, सेकेंडरी इंटरेक्शन जो रिपल्सिव होती है, अनसिमेट्रिकल होती है, फार फील्ड
फार फील्ड जो अट्रैक्टिव होगी और सिमेट्रिकल होगी। इतनी बातें हम लोगों को समझ लिया है। और ऑक्टाहेड्रल में जो लिगैंड आता है वो अलोंग द एक्सिस आता है, जिसके कारण दो ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस वाले होंगे dx² - y² और dz² वाले ही कंसीडर किए जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। थैंक यू। पूरा ऐसे लिखाया जाता है। अब इसी को बोला जाता है dz²। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके ये ओरिएंटेशन होता है। तो ये जो ओरिएंटेशन है ये तो ऑलरेडी हम लोग सीखे रहते हैं, लेकिन हम चूंकि सीएफटी पढ़ा रहे हैं और सीएफटी के हमको क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए हमको यहाँ पर फिर से एक बार सभी ऑर्बिटल्स को डिस्कस करना पड़ेगा। तो जल्दी से मेरे साथ बताइए, ऐसे कौन से ऑर्बिटल है जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं dxy, dyz, dzx। ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो अलोंग द एक्सिस होते हैं dx² - y², dz²। ठीक है,